सो हम अपने 3 चैप्टर्स अब मुकम्मल कर चुके हैं। 3 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और हम इनके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा लेक्चर है वो है पास्ट पेपर्स के ऊपर, या चलो प्रैक्टिस कह लो। आज हमारा सेशन है प्रैक्टिस के ऊपर। तो बेहतर ये था कि मैं पिछले लेक्चर में बता देता कि यार रिवाइज कर लो 3rd चैप्टर को। तो आज कोशिश करो कि ये लेक्चर यहाँ पे पॉज करके पहले चैप्टर 3 घुमा लो पूरा, ठीक है। चैप्टर 3 को पूरा घुमा लो, उसके बाद इस लेक्चर को लो। तो आज 3-4 सवाल होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जिसको एक हवा बनाया हुआ है, मतलब क्या बोलेंगे यार, ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग जो है ना, ये बहुत ओवररेटेड, मतलब बहुत पता नहीं क्या इसको बना दिया है इन्होंने ना, हमारी सीए कम्युनिटी ने। ड्राफ्टिंग जो है ना, कुछ भी नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है। आपने बस क्या करना है, एक क्वेश्चन होता है ना, उसको आपने रीड करना है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। उसके बाद उसको अपनी राइटिंग में लिखना है, अपने वर्ड्स में लिखना है उसको। ठीक है मेरी जान, उसको अपने वर्ड्स में लिख के फिर जो मेन काम है वो करना है। मैच मैच विद आई कैप सजेस्टेड आंसर। ठीक है, फिर इसको आई कैप के सजेस्टेड आंसर से मैच करना है। देखो, इंग्लिश जो है ना वो लिखना सबको आती है, टूटी फूटी भले वो लिखना सबको आती है, लेकिन जब आप अपने सॉल्यूशन को आईकेप की वर्डिंग के साथ मैच करोगे ना, तो थ्रू आउट द पीरियड आपकी प्रोग्रेशन होती रहेगी। आपकी जो वर्डिंग है ना वो आईकेप से मिलती रहेगी। ठीक है। पेपर में आपका आंसर जितना आईकेप के सजेस्टेड आंसर से मैच करता होगा ना, उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग जो है उसको ज्यादा सर पे सवार नहीं करना है, क्योंकि अगर ड्राफ्टिंग पे ही सारा सब कुछ चला गया ना, तो फिर हो गया तुम्हारा काम। ठीक है, तो क्या करना है, क्वेश्चन उठाना है कोई, उसको रीड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है सही से। अगर आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया ना, आधा काम यही हो गया। 50% सवाल आपका यही सॉल्व हो गया, जब आपने अपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया। उसके बाद अपने वर्ड्स में आंसर लिखो और आहिस्ता आहिस्ता आईकेप की वर्डिंग पे शिफ्ट होते रहो। ठीक है। आपके क्वेश्चंस होते हैं 2 तरह के, मैंने डिस्कस किया था, ये क्वेश्चंस 2 तरह के होते थे। एक तो था रोट लर्निंग, रट्टे वाले सवाल होते थे, और दूसरी मैंने बोला था केस स्टडीज होंगी। तो रट्टे वाले सवाल तो वैसे ही हो जाएंगे, जो आपने रट्टा लगाया होगा वही लिख दोगे। ठीक है। ये 2-2 3-3 लाइन के सवाल होते हैं, तो ये तो रट्टे वाले सवाल तो वैसे ही हो जाएंगे। मसला आता है केस स्टडीज में। ठीक है, केस स्टडीज में मसला आता है। तो ये जो चीज बताई है ना मैंने, ये बताई है मैंने केस स्टडीज के लिए। ठीक है, ये मैंने केस स्टडीज के लिए बताई है। रोट लर्निंग वाले सवाल वैसे ही हो जाएंगे, बहुत इजी होते हैं। ठीक है। तो आज जो सेशन मैंने रखा है ये कंप्लीटली केस स्टडीज के ऊपर है, क्योंकि हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, मेरे ख्याल से कैफ का सबसे बड़ा सिलेबस कह लो तो गलत नहीं होगा। सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है और हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है मेरी जान, तो हम अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शोएब भाई, एज्ड 15, ओ माय गॉड, एज 15 है भाई। तो ये शोएब भाई क्या हो गए, माइनर है। तो अब, अच्छा, अब तुमने यहाँ देख लिया ना कि यार एक बंदा माइनर है। ठीक है, कौन,
सवाल के अंदर एक माइनर आ गया, तो वो जो माइनर वाली कंडीशंस थी ना, जो माइनर के राइट्स थे, लायबिलिटीज थी, वो जो जो 6-7 पॉइंट थे, वो वो याद आ जाने चाहिए। वो याद आ जाने चाहिए। ठीक है। शोएब भाई जो कि माइनर है, 15 साल के हैं, 15 साल की उम्र है इनकी। सन ऑफ अ बिलियनियर बिजनेसमैन, ओ माय गॉड, इजाज मुंसिफ। ठीक है। लास्ट मंथ शोएब ड्रोव हिज फादर्स 2018 BMW, ओ माय गॉड। मतलब पेट्रोल 400 पे है इस वक्त, और बातें जो है वो हम BMW की कर रहे हैं, टू विंटेज कार एग्जीबिशन। अबे विंटेज, 2018 की BMW कब से विंटेज होने लग गई? खैर चलो, कोई मसला नहीं है। विंटेज कार एग्जीबिशन अरेंज्ड बाय वॉक्सवैगन, वॉक्सवैगन क्लब ऑफ पाकिस्तान एट द एक्स, मतलब बड़े लोगों की गैदरिंग है। ठीक है। एट द एग्जीबिशन ही सॉ विंटेज मर्सिडीज बेंज, ओ माय गॉड। मतलब बंदा BMW वाला बंदा जो है, अब उसको मर्सिडीज पसंद आ गई, और वो भी विंटेज। विंटेज का मतलब होता है पुरानी चीजें, एंटीक, एंटीक पीस होते हैं ना, वो। एंड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द सेलर, सेलर का नाम नहीं लिखा हुआ, फॉर द परचेज ऑफ द कार। भाई मर्सिडीज अच्छी लग गई शोएब भाई को, 15 साल के बच्चे हैं, बड़े बड़े शौक रखते हैं बाप के पैसे पे, और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मर्सिडीज बेंज एक गाड़ी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट। द सेलर नोइंग इजाज मुंसिफ स्टेटस, भाई वो बिलियनियर बिजनेसमैन है उसका अब्बा शोएब भाई का, और सेलर जो है उसको पता था कि यार अगर मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा तो इजाज भाई मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो उसने डर में आकर के बोला यार चलो, इसका बाप बहुत अमीर है, पैसे भी दे सकता है इस मर्सिडीज के, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। डिलीवर्ड द कार टू शोएब एट हिज हाउस, भाई घर पे डिलीवर भी हो गई, डिलीवरी भी हो गई। शोएब ने, सॉरी जो सेलर है, उसने अपनी परफॉर्मेंस भी पूरी कर दी। जब सेलर रिक्वेस्टेड फॉर पेमेंट फॉर द कार, ठीक है, बट शोएब रिफ्यूज टू पे, शोएब भाई ने बोला यार मेरे तो बाप ने पैसे ही नहीं दिए। द सेलर इज नाउ रिक्वेस्टिंग फॉर फुल पेमेंट बाय इजाज मुंसिफ। अब जो सेलर है वो इजाज भाई को बोल रहे हैं कि यार आप फुल पेमेंट करो। डिस्कस whether the seller would succeed in recovering the payment from Shoaib और इजाज मुंसिफ। यहाँ पर कुछ याद करो, जॉइंट ओनरशिप वाली कोई चीज थी क्या? हाँ जी, जॉइंट ओनरशिप वाली कोई चीज थी क्या? ये याद करो, एक माइनर जो था, यहाँ पर अब आप इजाज मुंसिफ भाई क्या जॉइंटली मौजूद थे वहां पे कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम? कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड जॉइंटली विद अ मेजर पर्सन, याद है? कुछ पॉइंट याद आ रहा है यहाँ पर इस केस के अंदर? शोएब भाई, ठीक है, ए में लगाना भूल गया, शोएब में, तो गुजारा करो। लेकिन इजाज भाई जो थे वो जॉइंटली तो नहीं आए थे एग्रीमेंट में, और ये सेलर को पता था। तो एग्रीमेंट विद अ माइनर इज व्हाट? एग्रीमेंट विद अ माइनर इज व्हाट? void ab initio, which means the agreement is void from the beginning। एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है। ठीक है, एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है। तो अब क्या सेलर इन्फोर्स कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट एजाज मुंसिफ पे? शोएब या एजाज मुंसिफ दोनों में से किसी पे। देखो शोएब पर तो कर ही नहीं सकता क्योंकि वो है माइनर। ठीक है, एजाज मुंसिफ पे इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो एग्रीमेंट का पार्ट ही नहीं था। नॉट पार्ट, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। ठीक है।
तो अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। पहले आपने इंग्लिश में, आसान इंग्लिश में अपना सॉल्यूशन लिखना है। उसके बाद आपने आना है आई कैप के सजेस्टेड आंसर पे। ठीक है। तो सजेस्टेड आंसर देखना कोई बुरी बात नहीं होती। बिजनेस लॉ के अंदर आपने, बिजनेस लॉ, सी लॉ, इसके अंदर आपने आंसर देखने और जो कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आपका सॉल्यूशन आई कैप के आंसर से मैच करता है। Shoaib Bhai, being a minor, lacks the capacity to enter into a legally binding contract with the seller. Legally binding contract with the seller. Therefore, Shoaib is not bound by the contract. भाई bound ही नहीं है, enforceable ही नहीं है उस पे। Contract is void from the beginning, void ab initio. A minor can only be bound by a contract if he has been supplied with necessaries suited to his condition. ये एक नई चीज आ गई, अब इस कॉन्ट्रैक्ट, इस चीज को समझाना पड़ेगा। एक माइनर के ऊपर के साथ एग्रीमेंट तभी हो सकता है जब वो, जो एग्रीमेंट है वो नेसेसरी हो, वो रिलेट करता हो नेसेसरीज, नेसेसिटीज कह लो, नेसेसिटीज कह लो, नेसेसिटीज का, नेसेसिटीज विच मीन्स फूड हो गया, फूड, वाटर, और क्या चीजें हो सकती हैं, क्लोथिंग, रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है। तो जो नेसेसिटीज हैं लाइफ की, अगर उसके एग्रीमेंट में, अगर उसके अगेंस्ट एग्रीमेंट करता है माइनर, तो वो इन्फोर्सेबल होगा। अब वही बात हो गई ना, आधी अधूरी चीजें। कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो नोट्स में दे दिए, कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो पास्ट पेपर्स में दे दिए। तो ये टीचर के ऊपर बड़ा बर्डन आ जाता है यार। तो मैंने वही बात बोली थी ना कि एसीसीए, ए लेवल्स, इनके अंदर हर चीज बहुत खुली खुली है। एक एक कॉन्सेप्ट खुला खुला है। यहाँ पर एडिशनली लाना पड़ता है। अब पहले तो वॉइड एब इनिशियो, कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो सकता। हमने पढ़ा ना थर्ड चैप्टर में, कोई ऐसी चीज थी क्या, सप्लाइड विद नेसेसरी सूटेड टू इस कंडीशन इन लाइफ। ठीक है, ऐसी कोई चीज थी नहीं थी। तो अब ये चीज यहाँ पर आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर दे दिया। क्लोथिंग में भी ना, क्लोथिंग में भी एक बात याद रखना, लग्जरी क्लोथिंग इंक्लूड नहीं है। लग्जरी क्लोथिंग इज नॉट अ नेसेसिटी इन लाइफ। ठीक है। तो ये चीज देखी जाएगी स्टेटस से, कंडीशन ऑफ लाइफ। लेकिन लग्जरी क्लोथिंग तो वैसे ही वो पराडा और जो है वो वर्साची की चीजें तो नहीं लेगा, वो तो नेसेसिटीज नहीं है लाइफ के अंदर। ठीक है। हाँ, जारा, जारा हो सकता है, H&M हो सकता है, H&M हो सकता है, आइडियाज हो सकता है। ठीक है। लग्जरी ब्रांड्स नहीं हो सकते। उसके बाद his liability in such a case would be limited to the extent of the property। अगर एक माइनर एक एग्रीमेंट में आता है, जो एग्रीमेंट वो किसके अगेंस्ट बना है, नेसेसिटीज के अगेंस्ट, तो फिर वो तब उतना ही, क्या बोलते हैं, लायबल होगा जितनी, टू द एक्सटेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, टू द एक्सटेंट ऑफ हिज, इसको हम देखते हैं, जितनी प्रॉपर्टी उसके अम्मा अब्बा छोड़ के गए हैं। ठीक है। जो 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 चीजें उसके पास हैं। ठीक है। वहां तक बाउंड है, जितनी उसकी वर्थ है वहां तक बाउंड है, जितने उसके पास पैसे हैं वहां तक बाउंड है। तो माइनर के साथ भाई कभी जिंदगी में एग्रीमेंट मत करना। ठीक है। लब्बे लुबाब यही है, टू द एक्सटेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। अब ये चीज आप एग्जाम के अंदर अगर ये कोई ऐसा सवाल बोलेगा, तो वहां पर एक्सटेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी बयान होगी। तो हमें टेंशन नहीं लेनी। तो ये जो सवाल है ना, ये एक बहुत अच्छा सवाल बन सकता है।
ये नेसेसरीज सूटेड टू हिज कंडीशन। इस पर एक बहुत अच्छा जो है ना वो सवाल बन सकता है। इसके अंदर गार्डियन को भी ला सकता है। गार्डियन को भी ला सकता है साथ। इफ एनी इन दिस केस, इफ एनी, ठीक है, इफ एनी यहाँ तक है। इन दिस केस द विंटेज कार कैन नॉट बी रिगार्डेड एज नेसेसरी गुड। नेसेसरी गुड है ही नहीं। गाड़ी ने मर्सिडीज कब से नेसेसरी गुड होने लग गई? इसके बगैर मर जाएगा क्या वो? Therefore, the seller cannot enforce payment for the vintage car against Shoaib। अब इसके अंदर भाई इसने ना, इस आंसर से मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो पेमेंट जो है दोनों का पूछ रहा है, इजाज मुनसिफ का ही पूछ रहा है और शोएब का भी, उसका शोएब का ही पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसने शोएब का तो बता दिया, इजाज मुनसिफ का तो बता दे। उसका कौन बताएगा? तो भाई इजाज मुनसिफ का क्या है कि इजाज मुनसिफ भाई एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर ड्राफ्ट करते हैं ना। इसको मिटा दे। शोएब तक का हमने देख लिया भाई, शोएब से क्यों नहीं इन्फोर्स कर सकता पेमेंट, और उससे भी नहीं कर सकता। सेलर कैन नॉट, एजाज मुनसिफ एज ही वॉज, he was not he was not in the contract, not अबे तेरी तो, he was not into the contract, he was not party to the contract, लिख लो। part of the contract, the time of making the contract, या वो जॉइंटली उसके साथ नहीं था, was not jointly in the contract with, ये ज्यादा सही है। ठीक है। was not jointly in the contract with, माइनर कौन है? माइनर कौन है? शोएब भाई। ठीक है, क्योंकि वो जॉइंटली नहीं था ना, अगर जॉइंटली होता तो वो पेमेंट कर सकता था। इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। कैन नॉट, इसको हम पॉजिटिव वे में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अब इसको भी मिटाना पड़ेगा साले को। या तो आप ऐसे लिख लो कि नहीं कर सकता, इन्फोर्स नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? या तो ये लिख दो, या तो ये लिख दो कि इन्फोर्स कर सकता है लेकिन उसके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। सेलर इफ ही into the contract
विद शोएब, अगर वो शोएब भाई के साथ जॉइंटली होते कॉन्ट्रैक्ट में, तो सेलर इन्फोर्स कर सकता है पेमेंट को। ये भी ठीक है, ये तरीका भी ठीक है, ये तरीका भी ठीक है, और ये तरीका भी ठीक है भाई। क्यों नहीं कर सकता, या तो ये बता दो कैसे कर सकता है, या तो ये बता दो। ठीक है, तो हम दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। अब पता चले तुम पेपर में जाओ, तुम पॉजिटिव वे में लिख के आ जाओ, तुम्हारे साथ वाला टॉपर वो नेगेटिव वे में लिख, तुम बोलो अरे भाई साहब सवाल गलत हो गया, आंसर गलत हो गया। ऐसा नहीं है। ठीक है, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, ऑडिट, टैक्स, इनके अंदर आंसर आपके डिफरेंट हो सकते हैं। केस स्टडी हमेशा आंसर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कंक्लूजन एक ही होना चाहिए। ठीक है, कंक्लूजन एक ही होना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। ऑन 4 मार्च 2026, रिसेंट सवाल है ये। आलिया, अच्छा डेट, डेट को ना हमेशा याद रखना, डेट को हमें याद रखना है। कीप इन माइंड, डेट्स बहुत कीमती होती हैं। इस सवाल में मुझे नहीं लगता कोई डेट कीमती है, लेकिन आपको डेट्स में घुमा सकता है एग्जामिनर। आलिया एग्रीड टू सेल हर एंसेस्ट्रल ज्वेल्स। एंसेस्ट्रल क्या मतलब भाई? पूर्वजों के, पूर्वजों की ज्वेलरी। ठीक है, तो सलमा एट डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंट प्राइस माशाल्लाह से। अब यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस आ गया ना, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कंसिडरेशन की भी वैलिडेशन क्या होता था, कुछ देखा जाता था। क्या बोलते हैं, वैलिडिटी ऑफ कंसिडरेशन या कुछ था, ऐसा कुछ था, याद करो। कि भाई कंसिडरेशन को भी देखा जाएगा। अब ज्वेलरी, एंसेस्ट्रल ज्वेलरी वो वैसे ही बंदा बेचता नहीं है, और ये सलमा को डिस्काउंटेड प्राइस पे बेच रही है। कुछ कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है, कुछ क्या लग रही है, गड़बड़ लग रही है। However, on the next day when Salma came to take the delivery, Alia's brother, being custodian of the jewels, refused to honor the delivery on the premise that Alia was admitted to the mental hospital. Oh my God. And therefore, her early agreement to sell the jewels was not valid under the provisions of the contract. 1872 discuss whether Alia's brother is justified in refusing to deliver the jewels of some. हाँ, पागल तो वैसे ही लग रही है अपने, क्या बोलते हैं यार, खानदानी, जो अपनी ज्वेलरी होती है, खानदानी सोना होता है, एंसेस्ट्रल, एंसेस्ट्रल जो हमें अपने बाप दादाओं से मिलता है, वो हम महंगे दामों बेचते हैं या डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचते हैं? मतलब ये तो वैसे ही जो है वो, ऐसा लग रहा है कि ये पागल है। ठीक है, ये पागल है। और वो वैसे ही बता रहा है उसका ब्रदर के भाई ये तो मेंटल हॉस्पिटल में थी। क्या थी, मेंटल हॉस्पिटल में थी। तो यहाँ पर केस कौन सा लगा, अनसाउंड माइंड वाला भाई। अब ये ड्रंक वंक तो है नहीं, ठीक है, शराब ये पीती नहीं, ये मेंटल हॉस्पिटल में अनसाउंड माइंड वाला केस। अनसाउंड माइंड में भी एक ड्रिंकिंग वाला केस। ठीक है, ड्रिंकिंग वाले केस को हटा दो, बाकी जो केस थे वो लगा दो उस पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी आप लिख सकते हो। अब या तो आप आंसर ऐसे लिखो कि सवाल क्या है, डिस्कस वेदर आलियाज ब्रदर इज जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग टू डिलीवर द ज्यूल्स। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखोगे कि भाई अगर जस्टिफाइड है तो कैसे जस्टिफाइड है। ठीक है, आलिया ब्रदर इज जस्टिफाइड, तो कैसे जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड कैसे, अगर वो कंडीशंस मीट हो जाए, अनसाउंड माइंड वाली, अनसाउंड माइंड वाली कंडीशंस मीट हो।
ठीक है, तब जस्टिफाइड है। ठीक है मेरी जान। तो अगर मेंटल हॉस्पिटल में तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, मेंटल हॉस्पिटल में तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मेंटल हॉस्पिटल बंदा कब जाता है भाई, जब अनसाउंड माइंड होता है। लेकिन मेंटल हॉस्पिटल में ऐसा हो सकता है कि एक अनसाउंड माइंड बंदा हो और वो कभी कभी साउंड माइंड हो, ऐसा हो सकता है क्या? कभी कभी। एक किस्सा याद आ गया मुझे कि एक बार एक बंदा जो था वो मेंटल हॉस्पिटल जो था, इनका क्या होता है यार, इनका जो होता है पागल खाना, तो वहां पर जो है बाइक खड़ी हुई थी। तो उसके पिछले टायर में हवा कम, पिछले टायर में हवा कम थी, तो वो पागल बताता है जाली से, तो भाई आपके पिछले टायर में हवा कम है। तो बंदा बोलता है यार आप तो पागल हो, आपको कैसे पता कि पिछले टायर में हवा कम है? तो वो बोलता है यार पागल हूँ, चूतिया थोड़ी हूँ। तो यहाँ पर भी वही हिसाब है। ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं इसके सॉल्यूशन के अंदर। अब जब यहाँ पर बात अनसाउंड माइंड की आ गई, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो कंडीशंस आनी चाहिए अनसाउंड माइंड वाली। उन कंडीशंस में से आपने ड्रंकिन वाली जो थी, ड्रिंकिंग वाली, शराबी वाली, वो आपने हटा देनी है। बाकी रह गई दो। एक वो बंदा जो हमेशा अनसाउंड माइंड रहता है, और एक वो बंदा जो कभी अनसाउंड माइंड रहता है, कभी साउंड माइंड होता है। जो कभी कभी साउंड माइंड होता है, वो जब साउंड माइंड होगा उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो वैल होगा। और अगर साउंड माइंड रहता है वैलिड होगा। और एक बंदा जो हमेशा ही साउंड माइंड रहता है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो इसके अब सॉल्यूशन पे चलते हैं। Alia's brother is justified in refusing the delivery to Salma if at the time of the agreement, Alia was not capable of understanding contract। क्या था कि भाई वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को फॉर्मल और फॉर्म नहीं कर सकता, नॉट केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ जजमेंट एज इट्स इंटरेस्ट के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा उसको जज कर सकता। ठीक है, टाइम ऑफ द contract at the time of agreement. If Alia is usually of unsound mind but occasional of sound mind, then she may enter into contract and she is of sound. However, she of unsound mind agreement would be void. तो ये प्रूफ तो करना, आलिया भाई को प्रूफ करना है कि भाई जब कॉन्ट्रैक्ट में थी तो वो अनसाउंड माइंड थी। ठीक है, तो mind थी। या तो सलमा प्रूफ करे कि भाई ये जब कॉन्ट्रैक्ट में थी, एंटर हुई थी, तो ये साउंड माइंड पागल हो गई है। भाई मुश्किल तो है, अभी तुम लोगों को थोड़ी सी मुश्किल तो होगी। और पास्ट पेपर ऐसे ही आते हैं भाई, आपके पेपर में भी ना ऐसे ही सवाल आएंगे। हो सकता है आपको यहाँ पर बहुत आसान लग रहे हो सकता है यहाँ पर आपको बहुत मुश्किल लग रहे हो। दोनों केसेस में आपके पास अभी टाइम है। ठीक है, दोनों केसेस में आपके पास अभी टाइम मौजूद है। उसके बाद तीसरा सवाल, इकराम भाई, मिसेस इकराम, सॉरी मिसेस इकराम, मिसेस इकराम was searching for a house, माशाल्लाह, for a family estate over local. Her grandfather, Nani Nani Walu, had promised their rupees by way of a gift for the purchase of the house. After final deal with one of the
स्टेट ब्रोकर्स मिसेस इकराम Nadine to pay her rupees 1 million as promised. Nadeem, however, refused to pay the amount. Mrs. Ikram filed a suit against her grandfather, Mashallah, for the enforcement of the promise made by him. Advised under what circumstances Mrs. Ikram would be able to recover the amount from Nadeem. अच्छा, अब अगर ये सवाल आपका होता 3 मार्क्स का, तो यहाँ पर आप सीधा कंक्लूजन दे देते कि मिसेस इकराम रिकवर कर सकती हैं या नहीं कर सकती, सीधा कंक्लूजन पे आ जाते। लेकिन ये अगर सवाल 5 से 8 मार्क्स का हो सकता है, तो अगर 5 से 8 मार्क्स का है तो यहाँ पर आपको लॉ को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। लॉ को इंटरप्रेट करना पड़ेगा, लॉ का बताना पड़ेगा कि भाई कंप्लीटेड गिफ्ट की कंडीशंस थी कुछ, 2 या 3 कंडीशंस थी, वो बतानी पड़ेंगी यहाँ पे। लेकिन अगर 3 मार्क्स का तो हम कंक्लूजन दे देते कि भाई ये कंडीशन मीट नहीं हो रही तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर 5 से 8 मार्क्स का सवाल है तो यहाँ पर हमें लॉ को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। लॉ इंटरप्रेट कैसे? कि हमें कंप्लीटेड गिफ्ट्स की वो करनी पड़ेगी, जो कंडीशंस थी वो लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आ जाओ। ओ माय गॉड, देखो मेरा जो था ना वो सही था, शक मेरा सही था कि ये जो सवाल है ना, ये 5 से 8 मार्क्स का सवाल था, तभी इसने बड़ा लिखा है। An agreement made without consideration is void. However, Mrs. Ikrami claimed the amount of rupees 1 million from her grandfather Nadeem by proving either gift or love and affection. By gift or either love and affection, क्योंकि पार्टीज का नियर रिलेशन है, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड डॉटर रिलेशन है, तो नेचुरल नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला वो भी अप्लाई होता है। ठीक है, इन केस ऑफ अ गिफ्ट इट नीड्स टू बी completed. The rule no consideration no contract does not apply to completed gifts. अब ये चीज अगर वो नहीं भी लिखता ना तो साला सही था, लेकिन यहाँ इसने ये लिख दी ना, तो ये तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए लिख दी, बिला वजह का कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ से लेकर ना, मैं कहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक ही काट दो, ये नहीं भी होता तो ठीक था। An agreement made on account of natural love and affection without consideration will be valid if it is expressed in writing, registered under the law on the dot, made on account of natural love and affection and between parties standing in near relation। तो ये 3 या 4 कंडीशंस थी, वो पूरी हो तो पेमेंट इन्फोर्स कर सकती है। However, in the given scenario, Nadeem only made a promise to pay rupees 1 million by way of a gift and did not actually pay the amount. Similarly, the promise was not made in writing and was not registered. Therefore, the promise cannot be enforced in both of the above circumstances, and Mrs. Ikram cannot recover anything from her grandfather. भाईजान भाईजान, अगर ये होता 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, तो सिर्फ ये लास्ट वाला पैराग्राफ आता। ठीक है, सिर्फ ये लास्ट वाला पैराग्राफ आता अगर ये होता 3 मार्क्स। अगर 5 मार्क्स का भी होता ना तो ये पैराग्राफ काफी था। अगर 5 मार्क्स का भी होता तो सिर्फ ये आखिरी वाला पैराग्राफ काफी था। सुन लो, अबे बहुत जो है ना, बात बता रहा हूँ बड़ी महंगी। ठीक है, अगर 3 से 5 मार्क्स का भी सवाल होता तो मैं ये कह रहा हूँ कि आखिरी वाला पैराग्राफ काफी था, कंक्लूजन, सिर्फ कंक्लूजन। लेकिन क्योंकि ये सवाल बड़ा था, अगर ये 8 मार्क्स का होता तो आपने जो कंडीशंस थी नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाली और कंप्लीटेड गिफ्ट्स वाली वो लिखनी थी, अगर ये सवाल 8 मार्क्स का होता। ठीक है,
तो ये मैं तुम लोगों का आहिस्ता आहिस्ता माइंड भर सोचो, ये तो सिर्फ शुरू का चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है। अब सोचो आगे की ड्राफ्टिंग कैसी होगी, यहाँ तक की जो है ना थोड़ी बहुत स्टार्ट हो गई होगी, फटना स्टार्ट हो गई होगी थोड़ी सी, ठीक है। तो देखो, अभी जिस आप बहुत अर्ली खड़े हुए हो, अभी आपने सिर्फ स्टार्ट किया है पढ़ना, और जब आप आगे जाओगे, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो उस वक्त आप बहुत प्रोग्रेस कर चुके होगे, उस वक्त आपके लिए ये सिनेरियो कोई बड़ी बात होगी नहीं, इंशाल्लाह। ठीक है। ये अब भी है मेरा फेवरेट क्वेश्चन। नॉनिगन बुक्स, नॉनिगन बुक्स owned by Harun Bhai is a publishing house that also deals in a wide variety of educational books. The following is a matter to non-Egan books that need to be addressed under the provisions of the Contract Act. So, non-Egan books' warehouse located in a remote area reported a significant shortfall in inventory. इन्वेंट्री कम हो गई भाई, इन्वेंट्री का शॉर्टफॉल हो गया। अपॉन फर्दर इंक्वायरी, इंक्वायरी करने के बाद ये पता चला, रिवील टू मोइस, मोइस को पता चला कि जो वेयर हाउस मैनेजर है, वेयर हाउस मैनेजर वॉज इन्वॉल्व इन द थेफ्ट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट वो बुक्स चोरी कर रहा था, तभी शॉर्टफॉल आ रहा था इन्वेंट्री के अंदर। सब्सिक्वेंटली मोइस एग्रीड टू पे द प्राइस ऑफ स्टोलन इन्वेंट्री व्हेन हारून प्रॉमिस टू विदड्रॉ द सूट फाइल्ड अगेंस्ट हिम। भाई ये देखो, ये सवाल ही आधा अधूरा है। भाई पहले आप बताते ना कि आपने सूट फाइल कर दिया वेयर हाउस मैनेजर के अगेंस्ट। पहले ये बताओ कि भाई जो हारून है, हारून हैज फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द वेयर हाउस मैनेजर इन कोर्ट। पहले ये बताओ। सब्सिक्वेंटली सूट फाइल हो गया, उसके बाद जो एग्रीमेंट हुआ है वहां, डायरेक्ट वहां पे पहुंच गया। पहली सीढ़ी तो पार करो। तो ये भाई ये आई कैप का है, अब क्या कर सकते हैं। Subsequently, Moise agreed to pay the price of stolen inventory when Harun promised to withdraw the lawsuit. अब भाई लॉसूट फाइल कर दिया था हारून भाई ने, लेकिन बाद में इन दोनों के बीच मुक्का हुआ और मोइज ने बोला कि भाई आप, हारून भाई, मेरे खिलाफ जो सूट है वो आप विड्रॉ करें। क्या करें? विदड्रॉ करें। और और जो है आप उसको, मैं आपको पैसे दे दूंगा। मैं आपको जो स्टोर, मैंने जो जितनी भी इन्वेंट्री चुराई है उसके आपको पैसे दे दूंगा। एडवाइज, ओ माय गॉड, whether Moise can hold Harun liable if he pays the agreed price but the suit filed against him is not. तो सवाल ये आपसे पूछ रहा है कि भाईजान एडवाइस करें, मशवरा दें कि मुइज अगर पैसे दे देता है हारून भाई को, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि भाई आपस में मुकमुका कर लेते हैं, आप सूट जो था वो वापस लो, लॉ सूट वापस लो, मैं आपको पैसे देता हूँ, जब मैं आपको पैसे देता हूँ आप लॉ सूट वापस लो। ठीक है। तो भाई ये मुकमुका तो लॉ सूट से पहले हो जाना चाहिए था। यहाँ पर क्या है, एक ये तो ये रिश्वत नहीं हो गई एक किस्म की? क्या कहते हो कि भाई आप केस वापस ले लो, मुझसे पैसे ले लो? ये रिश्वत नहीं हो गई एक किस्म की? क्या कहते हो? सोचो सोचो। लेकिन अगर जो है वो केस नहीं हुआ हुआ होता, केस अगर नहीं हुआ हुआ होता तो क्या होता? अगर हारून ने केस फाइल नहीं किया होता तो क्या होता? वो बोलता कि भाई, अगर एग्रीमेंट ऐसे हुआ होता कि हारून भाई आप मुझ पे केस ना करो, मैं आपको स्टोलन इन्वेंट्री के पैसे देता हूँ, तब तो चलो कुछ हो सकता था वैलिडिटी में। अब तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब तो ये चीज अब तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा ना। हाँ, अगर कोर्ट बोल दे कि भाई जितनी तुमने इन्वेंट्री चुराई है उसके पैसे दे दो उसको और बात खत्म करो, तो फिर तो ये हो जाता, फिर तो सिस्टम सेट हो जाता। लेकिन यहाँ पर पहले ही जो है वो सूट फाइल हुआ हुआ है।
अच्छा, अगर कोर्ट चाहे ना, अगर दो पार्टीज चाहे आपस में मुकमुका करना, तो दोनों के जो लॉयर्स है ना कोर्ट में, दोनों के लॉयर्स, दोनों की मीटिंग होगी, दोनों की मीटिंग होगी, दोनों पार्टीज की लॉयर्स प्लस दोनों पार्टीज, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, लॉयर्स प्लस पार्ट उनके जो पार्टीज हैं और उनके लॉयर्स दोनों मिलकर एक मीटिंग रखेंगे, और वो मीटिंग रिकॉर्ड भी होगी, और उसमें अगर ये मुकमुका करते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग जज के पास जाएगी, या ये दोनों पार्टीज, ये इन दोनों के जो लॉयर्स हैं, अटर्नीज हैं, वो जाकर जज साहब को बोलेंगे कि यार जज साहब केस खत्म करो, हमारा मुकमुका हो गया। ठीक है, ऐसा भी होता है, ये रियल लाइफ सिचुएशन बता रहा हूं। तो अब ये बस इन्होंने कुछ सोचा वोचा नहीं है, आई कैब वालों ने ऐसे ही इसको ना इन्होंने दे दिया, सवाल दे दिया उन्होंने, उनको बस सवाल बनाना था। और ये तो ऐसा लग रहा है जैसे चैट जीपीटी को बोल दिया कि भाई सवाल बना दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी फॉर्मल कम्युनिकेशन हुई है क्या, लॉयर्स वॉयर्स की कम्युनिकेशन हुई है क्या? नहीं हुई ना, नहीं हुई ना। इसके अंदर जब हम मुकमुका करते हैं ना, इसको हम, इसका एक फॉर्मल नाम था यार, इसका एक फॉर्मल नाम था, वो मैं भूल गया हूँ। तो जब ऐसा होता है ना, तो जज भी जो है वो साथ होता है, जज को भी हम कंसिडरेशन में लेते हैं साथ में, कि जज भाई हमारा मुकमुका हो रहा है, हम केस जो है उसको आपस में डील कर रहे हैं, डील बोलते हैं इसको, डील, डील कर रहे हैं, हमारी डील हो गई है, बोलते हैं ना डील हो गई है, तो वो कर रहे हैं, तो फिर ये इन्फोर्सेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी चीज है नहीं, तो यहाँ पर तो ये रिश्वत रिश्वत ही समझ आ रही है। ठीक है, आ जाओ। The agreement between Moise and Harun is void because the object is unlawful, as the court may regard such an agreement opposed to public policy। क्यों भाई? यार आपने केस कर दिया, कंसिडरेशन तो अनलॉफुल है ना, ऑब्जेक्ट अनलॉफुल क्यों, केस खत्म कर, केस विड्रॉ कर रहे हैं पैसे लेके, पैसे पैसे दे दो कम, केस विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये तो नहीं चलेगा ना, तो फिर केस क्यों किया था, पहले ही जो है वो पैसे ले लेते। Therefore, Moise cannot hold Harun liable if the suit filed against him is not withdrawn, regardless of the fact that he pays the agreed amount as consideration। भाई साहब, मोइज हारून को पैसे दे भी देना तब भी जो है, और अगर हारून विड्रॉ ना करे केस तब भी ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, केस विड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो ये आधा अधूरा सवाल था। ये सवाल मैंने क्यों, ये सवाल मैं क्यों लाया, इस सवाल ने बहुत कंफ्यूज, ये सवाल बहुत कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। क्यों कंफ्यूज करता है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं आज सीरीज चल, सूट्स देख के आते हैं, ये एक सीरीज है। तो क्लास में बच्चे जो होते हैं ना, कुछ बच्चे उन्होंने ये सीरीज देखी होती है, यार यूट्यूब पर भी आप लोग अगर देख रहे हो तो कुछ ने सूट्स देखी होती है, वहां पर ये डील बहुत होती है, डील्स ही डील्स होती हैं भाई। ठीक है, डील्स ही डील्स होती है, लेकिन डील होती है ना तो जज साहब को तो आप बीच में लाते हैं, लॉयर साथ में होते हैं, यहाँ पर ऐसी कोई चीज है नहीं। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ पर ना लॉयर्स है ना जज है, तो वो कंडीशंस मीट नहीं हो रही, तो यहाँ पर आप पैसे नहीं ले सकते सिर्फ इस स्टोलन इन्वेंट्री के। स्टोलन इन्वेंट्री तो सिर्फ नाम है ना, कि मैंने जितने, जितने मैंने जितनी मैंने इन्वेंट्री जो है वो चुराई है, उतने के मैं आपको पैसे देता हूँ, ये तो सिर्फ नाम है ना, आप केस हटा लो। ठीक है, सिर्फ स्टोलन इन्वेंट्री, और अगर केस नहीं होता बीच में तो फिर ये एग्रीमेंट सही था, केस, लेकिन यहाँ पर केस हटाने की बात हो रही है, तो भाई ऑब्जेक्ट लॉफुल हो गया,
कि जो केस है वो विड्रॉ करो और पैसे ले लो, या पैसे ले लो, केस विड्रॉ करो। ठीक है, तो कंसिडरेशन अनलॉफुल है, केस विड्रॉ करना को कंसिडरेशन है क्या? ठीक है, सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया मेरे ख्याल से, तो आगे कोई सवाल नहीं है। तो इनको देख लेना, एक नज़र और देख लेना, और जो दूसरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लेना। अगर आप सर आतिफ आबदी, सर आसिफ या किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, उनके पास्ट पेपर्स को भी देख लेना। और अगर किसी पास्ट पेपर में आपको मुश्किल हो रही है, वो सॉल्व नहीं हो रहा, या किसी कॉन्सेप्ट में मुश्किल हो रही है, सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझे कांटेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, सॉरी। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, 0302 4946 104। ये मेरा सैमसंग का नंबर है, सॉरी ये मेरा जैस का नंबर है, ठीक है। तो इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल मत घुमाना, कॉल कभी मत करना, नो कॉल्स अलाउड, ओनली मैसेजेस। ठीक है, इंस्टेंट रिप्लाई मैं कोशिश करता हूँ, मैं इंस्टेंटली रिप्लाई कर दूं। ठीक है, तो लेट रिप्लाई करूं तो बुरा मत मनाना, नाराज मत होना। ठीक है, तो वो भी तो लेट रिप्लाई करती है ना तुम्हें, तो मैं कर दूं तो इसमें क्या है? तो ठीक है भाई, मिलते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। अब बार बार कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट निकल रहा है मेरे मुंह से, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।